हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं एमओए के टॉपिक को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमओए की डेफिनेशन। एमओए वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 256। एमओए की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एमओए मींस एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। अब एमओए के पर्पस की बात करते हैं। एमओए का पर्पस पहला तो शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर को यह पता चलता है कि उसका पैसा कौन से पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और दूसरा वो कितना रिस्क ले रहा है। तो ये शेयर होल्डर के लिए दो पर्पस है। आउटसाइडर के लिए क्या पर्पस है? तो आउटसाइडर को यह पता चलता है कि वो जो कंपनी से डील कर रहा है वो कंपनी के पावर में है या नहीं। नेक्स्ट, एमओए का इंपॉर्टेंस। एमओए नेचुरली कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसलिए एमओए का जो एमओए होता है उसको बोलते हैं चार्टर। ये कंपनी का क्या होता है? चार्टर। कोई भी कंपनी एमओए से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने एमओए से बाहर जाकर काम किया तो उसको अल्टावरस माना जाएगा और अल्टावरस कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं? वॉइड। अब यहां पर एक प्रिजम्पशन भी है। प्रिजम्पशन सेक्शन 399 में दी हुई है और 399 में क्या लिखा हुआ है? कंपनी आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करती है उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं और अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है विच इज ओपन एंड एक्सेसिबल टू ऑल, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करता है ये मान लिया जाता है कि उसको कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल की जानकारी है। तो ये 5 उसके इंपॉर्टेंस हैं। अब नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 4 में एमओए के बारे में कुछ बातें दी हुई है। पहला तो बेसिक बातें बात करते हैं। ये बोलता है कि कोई भी कंपनी का जो एमओए होगा वो प्रिंटेड होगा, पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा और कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होगा। 3 बातें हो गई सर। प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए और प्लस एमओए को साइन करना पड़ेगा। जो एमओए को साइन करते हैं उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर। ये जो सब्सक्राइबर है वो कितने होने चाहिए? तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7%, प्राइवेट कंपनी में 2% और ओपीसी में 1%। ये मिनिमम है पब्लिक और प्राइवेट में, और ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है। और साथ में इनको, ये जो सब्सक्राइबर है इनका कोड वर्ड है नैनो। इनको नैनो बताना पड़ेगा। नैनो का मतलब क्या हुआ? इनके नेम क्या है, इनके एड्रेस क्या है, नंबर ऑफ शेयर क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है। और प्लस विटनेस, हर सब्सक्राइबर के जो साइन है उसको कोई ना कोई विटनेस करेगा। और ये जो सब्सक्राइबर है वो दोनों हो सकते हैं। एन का मतलब है नेचुरल पर्सन, ए का मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब जो सब्सक्राइबर से वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी पर्सन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी की सब्सक्राइबर दूसरी कंपनी बन सकती है। नेक्स्ट, एमओए का जो फॉर्मेट है वो भी सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो एमओए के टोटल जो फॉर्मेट है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। 5 टाइप की कंपनी है और एमओए का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। शेड्यूल 1 में 10 टेबल है। शुरू के जो 5 टेबल है वो एमओए के बारे में, टेबल ए बी सी डी ई। अब कंपनियों के नाम क्या क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये लाइन से ए बी सी डी ई, ये हो गया कंपनी के एमओए का फॉर्मेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 4। एमओए के कंटेंट में क्या लिखा है? एमओए के टोटल 6 कंटेंट होते हैं नॉर्मल कंपनी के। अगर ओपीसी तो एक कंटेंट एक्स्ट्रा होता है, 7वां कंटेंट। पहले बात करते हैं नेम क्लॉज के बारे में। सेक्शन 4 में क्या बोलता है? देखो आप नेम क्लॉज के बारे में। नेम क्लॉज के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, जो भी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है उन कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। लेकिन 2 ऐसी कंपनी है जिनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो 2 कंपनी कौन सी हो गई? एक है सेक्शन 8 कंपनी और दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। ये दोनों कंपनी को एग्जाम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, नेम को, कोई भी कंपनी जब अपना नाम सेलेक्ट करती है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बोला? देखो आप, पहला पॉइंट बोला जो कंपनी का जो नाम जो आप सेलेक्ट करने वाले हैं, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के आइडेंटिकल या टू नियरली रिसेंबल नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, ऐसा कोई नाम आप मत रखो जो एक एक्ट के अंतर्गत जिसको प्रोहिबिट किया गया है। और वो एक्ट का नाम क्या है? एम्बलम एंड नेम्स ब्रैकेट के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। इस एक्ट में कुछ नाम को प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, उसको ऑफेंस माना गया है, तो उनको अपने नाम के साथ आप यूज नहीं कर सकते। और आप ऐसा कोई भी नाम नहीं रख सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है। ये सब बातें रूल 8A 8B में दी हुई है। मतलब ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करें। देखिए, नाम को सेलेक्ट करते समय आपको ये 3 अलग पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, नाम पुरानी कंपनी के आइडेंटिकल टू नियर सिंबल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नाम मत रखो जो एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट के अंतर्गत जिसको ऑफेंस माना गया है। और ऐसा कोई नाम मत रखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है।
फिर 2 पॉइंट है आपके, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो कौन से वर्ड, वो कौन से नाम है, देखो ऐसा कोई भी नाम, ऐसा कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जिससे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है वो कंपनी किसी भी तरीके से कनेक्टेड है या हैविंग द पैट्रोनेज ऑफ, मतलब सपोर्ट है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, ऐसा कोई कॉर्पोरेशन या बॉडी विच इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपका नाम ऐसा कोई है जिससे ऐसा लगता है कि कंपनी किसी भी तरीके से कनेक्टेड है या कंपनी को पैट्रोनेज है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या ऐसी कोई कॉर्पोरेशन या बॉडी विच इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। तो आप ये नाम वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा, मतलब रूल्स में लिखा होगा कि ये नाम को यूज करने के लिए प्रायर सीजी के अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आप वो नाम यूज करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के नाम को सेलेक्ट करते समय आपको इन 6 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, 6, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। आपने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने नाम को सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाम चाहिए तो आपको आरओसी के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आरओसी के पास जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ में कुछ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आप आरओसी को एप्लीकेशन किस बात के लिए करते हैं कि हम कंपनी का जो ये नाम, हम जो कंपनी बनाने वाले हैं, हम इस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं, हमारे नाम को आप रिजर्व कर लो। या अगर कंपनी अपना नाम कई बार बदलना चाहती है, मान लीजिए ए लिमिटेड अपना नाम बदल के बी लिमिटेड करना चाहती है, तो बी लिमिटेड जो नया नाम है उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी को। तो सबसे पहले कुल मिला के आप कोई नया नाम रखना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग नाम को बदलना चाहते हैं, तो ये दोनों केस में आपको आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। फिर क्या होगा सर, अब जो आरओसी के पास आपने एप्लीकेशन दिया तो आरओसी आपके नाम को 20 दिन के लिए रिजर्व कर सकता है अगर नई कंपनी है तो। और अगर आपकी कंपनी कोई पुरानी है, आप नाम बदलना चाह रहे हैं, तो उस केस में वो जो नया नाम आप चाहते हैं तो आरओसी आपके लिए 60 डेज तक उस नाम को रिजर्व करके रखेगा। मतलब नए कंपनी के नाम को 20 दिन तक रिजर्व करता है आरओसी, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके नाम को आरओसी 60 डेज तक रिजर्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर, अगर आरओसी को यह पता चला कि जो नाम आपने रिजर्व कराया है आरओसी के पास में वो आपने रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर आपने रिजर्व करवा लिया, तो क्या क्या हो सकता है सर, 2 बातें हो सकती है। पहली बात देखिए, अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो उस केस में आरओसी 2 काम करेगा। पहला तो आपका जो नाम रिजर्व किया था आरओसी ने, उस नाम को कैंसिल कर देगा, मतलब किसी और को अलॉट कर सकता है, और साथ में आपके ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो 2 बातें होगी सर। अगर अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो क्या होगा, आरओसी जो रिजर्व नाम है उसको कैंसिल करके आपके ऊपर 1 लाख तक का फाइन लगाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, उसके बाद आरओसी को पता चल गया कि नाम गलत तरीके से रिजर्व कराया गया था, तो आरओसी कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर, आरओसी कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर आप आरओसी 3 में से कोई एक पावर का इस्तेमाल करेगा। पहला तो आरओसी कंपनी को बोलेगा कि आप अपने नाम को बदल लो, और अगर ऑर्डर दिया गया आरओसी के द्वारा तो कंपनी को 3 महीने के अंदर, जिस दिन आरओसी का ऑर्डर है उसके 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, आरओसी जो है वो कंपनी के नाम को स्ट्राइक ऑफ करेगा, नाम कैंसिल करेगा, और तीसरा वाइंडिंग अप का भी पिटीशन फाइल कर सकता है। मतलब आरओसी के बाद 3 ऑप्शन है सर। पहला, कंपनी को ऑर्डर देगा कि नाम बदलो, तो उस केस में कंपनी को 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम बदलना पड़ेगा। दूसरा, आरओसी चाहे तो कंपनी अपने रजिस्टर में से कंपनी का नाम काट देगा तो कंपनी डिसॉल्व हो गई। और तीसरा, वाइंडिंग अप के लिए भी पिटीशन फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नोट्स है। नोट्स क्या देखिए, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो वो अपने नाम के साथ में इलेक्टोरल ट्रस्ट वर्ड को यूज कर सकता है। जो सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ जिसको बोलते हैं, वो अपने नाम के साथ में एसोसिएशन, चैम्बर, काउंसिल, फेडरेशन, फोरम, फेडरेशन, फाउंडेशन, ये सब वर्ड यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको नाम के लिए रिजर्वेशन चाहिए तो आप कहां पर जाएंगे, तो इसका आंसर है कि अगर हमारी कंपनी नई कंपनी तो स्पाइस प्लस, ये एमसी की वेबसाइट में स्पाइस प्लस फॉर्म है, वो फैसिलिटी आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी वो नाम बदलना चाहती है तो आपको रन सर्विस को यूज करना पड़ेगा। मतलब नाम अगर आपको अप्लाई करना है तो या तो स्पाइस प्लस के द्वारा या फिर रन के द्वारा आपको नाम रिजर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको अपने नाम के साथ में बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, सेंट्रल, ये सब शब्द चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी में इंश्योरेंस, बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल फंड, एसेट मैनेजमेंट, निधि, ये सब वर्ड चाहिए, यूज करना चाहते हैं आप, तो आपको IRDA, सेबी, RBI, MCA,
इनमें से किसी की अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा नेम क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्लॉज डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का सबसे पहला पॉइंट क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है सर? ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे कंपनी के डॉक्यूमेंट सर्व किए जाते हैं, जहां पे कंपनी को नोटिस दी जाती है, जहां से इंस्पेक्शन किए जाते हैं, और किसी भी कंपनी की नेशनलिटी और जो जुरिस्डिक्शन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बेस पे डिसाइड होगा। तो हर कंपनी का आरओ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसको बोलते हैं सिचुएशन क्लॉज। डॉक्यूमेंट जहां पे सर्व किया जाता है, जहां नोटिस सर्व की जाती है, जहां पे इंस्पेक्शन किया जाता है, और जहां पे जिसके बेस पे नेशनलिटी और कंपनी का जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा। अब कंपनी को अपना आरओ के बारे में कुछ लॉ को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? देखो, कंपनी का जो एमओए है उसमें आरओ का पूरा एड्रेस नहीं दिया जाता, बल्कि क्या दिया जाता है? नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड। मतलब आपको स्टेट का नाम देना पड़ेगा आरओ में। सेकंड पॉइंट है, आरओ को एस्टेब्लिश कब तक करना पड़ेगा? तो लॉ बोलता है कि जिस दिन कंपनी को सीओआई मिल गया उसके 30 दिन के अंदर आप आरओसी आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। मतलब कंपनी बनाने के पहले आपको आरओ बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओ को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और आपको ये जो नया आपका जो भी आरओ जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसको सीओआई मिलने के 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को भी जमा करना पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस को उसका कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा। और ये जो एड्रेस है वो आईएनसी 22 में आरओसी को फाइल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन नंबर 12। मतलब ये पूरा आरओ के बारे में बातें कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन नंबर 12 आरओ का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी ऐसी है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा आरओसी को लग रहा है कि कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, तो उस केस में ये जो कंपनी है, ये जो आरओसी है, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगी। और अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं पाया गया तो उस केस में कंपनी के नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आरओ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया। आरओसी को लग रहा है ना कि कंपनी का बिजनेस नहीं, तो आरओ को फिजिकल वेरीफाई करेंगे। अगर आरओ नहीं पाया गया तो यह माना जाएगा कि कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, कंपनी के नाम को हटा दिया जाएगा। अब कंपनी के नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का इंपॉर्टेंस, ये भी सेक्शन 12 है। इसका शॉर्टकट है, हमने जो बात किया था, चेतन भगत ने सीओपी लिया। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले कंपनी का कॉमन सील, हर कंपनी की कॉमन सील में, अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है, क्योंकि कंपलसरी तो है नहीं, तो कॉमन सील में कंपनी का नाम इनग्रेव्ड रहेगा। सेकंड नंबर है, कोई भी कंपनी का बिजनेस लेटर पेपर, बिल हेड, नोटिस, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, उनमें क्या क्या बातें लिखनी पड़ती है कंपनी को? कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सिन नंबर क्या है, ईमेल, वेबसाइट, टेलीफोन, फैक्स, ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है चेंज ऑफ नेम। अगर कंपनी ने अपने नाम को बदला तो अगले 2 साल तक, मतलब जब नाम बदला ना, तो उसके अगले 2 साल तक जहां जहां आप कंपनी का नया नाम लिखते हो, तो नए नाम के साथ साथ आपको फॉर्मर नाम को भी प्रिंट करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, अफिक्स करना पड़ेगा। मतलब जहां पे भी आप नए नाम को प्रिंट कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, अफिक्स कर रहे हो, तो नए नाम के साथ साथ पुराने नाम को भी आपको पेंट करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, अफिक्स करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, कंपनी के जितने भी ऑफिसेज हैं या जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, उन सब के बाहर में कंपनी के नाम और कंपनी के एड्रेस दोनों को लिखना पड़ता है। अब एक बात विशेष क्या है यहाँ पे, अगर आपने लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखा तो उस केस में लोकल लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कंपनी के बाहर जो बोर्ड लगे रहते हैं ना, वो उसमें आपको कंपनी के नाम और एड्रेस दोनों को लिखना पड़ता है। अगर लैंग्वेज लोकल नहीं लिखा, आपने इंग्लिश में लिख दिया मान लीजिए, और जबकि हिंदी चलती है वहां पे, तो साथ में हिंदी में भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी वगैरह, कंपनी प्रॉमिस नोट लिख रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना रही है, हुंडी बना रही है, तो उस केस में इसमें कंपनी के नाम को लिखना पड़ेगा। और अगर 1% कंपनी है तो आपको 1% कंपनी के नाम के नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो अपना कोड वर्ड क्या हो गया? चेतन भगत ने सीओपी लिया। पहला चेतन का सी मतलब कॉमन सील, फिर भगत का बी मतलब बिजनेस लेटर, लेटर पेपर, बिल हेड एटसेट्रा, फिर सीओपी, ये सी, ये ओ और ये पी। सी मतलब चेंज ऑफ नेम, ओ मतलब आउटसाइड द ऑफिस, और पी का मतलब है प्रॉमिसी नोट। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट हेडिंग है अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद अगला क्लॉज का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या हुआ? एक्स टू बी डन बाय कंपनी। कंपनी क्या काम करेगी वो कहां पे लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर काम किया तो उसको अल्टावर्स मानेंगे, और अल्टावर्स कॉन्टेक्ट्स आर वॉइड। जो सेक्शन 4 है उसमें यह लिखा है कि एमओए में क्या बताना पड़ेगा? एमओए में बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है ये बताना पड़ेगा, और एनी मैटर कंसिडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ। मतलब अगर और भी कोई भी मैटर जो
कंपनी के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी है, जिसको मैं इंसिडेंटल या एंसिलरी ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं। मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या है और साथ में उस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो दूसरे और जो क्लॉजेज है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लॉज का नाम क्या है, लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी को क्या बताना पड़ेगा, अगर कंपनी का जो एमओए का लायबिलिटी क्लॉज है उसमें कंपनी को यह बताना पड़ता है कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी क्या बोलेगी कि हमारे यहाँ मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड कंपनी क्या बोलेगी हमारे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और साथ में आपको यह भी बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा सर, देखिए ये 3 पॉइंट है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। आपको मालूम है लायबिलिटी के बेस पे 3 कंपनियां हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उनको अपने एमओए में ही बताना पड़ता है कि हमारे मेंबर की लायबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट तक रहेगी। अनलिमिटेड कंपनियां जो होती है उनको अपने एमओए में बताना पड़ेगा कि हमारे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, एवरी मेंबर विल बी लायबल पर्सनली। और जो गारंटी कंपनी वाली कंपनी होती है उनको अपने एमओए में बताना पड़ेगा कि हमारे मेंबर की लायबिलिटी अप टू गारंटी अमाउंट तक लिमिटेड होगी। और इसका मतलब क्या हुआ, गारंटी का मतलब क्या होता है, जिसमें जो गारंटी कंपनियां होती है उसमें मेंबर को ये बताना पड़ता है, ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, ये प्रॉमिस करना पड़ता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो हम इतने रुपए का अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर हम, और एक बात बता दूं आपको, मेंबर की जो लायबिलिटी होती है ना, जब तक आप मेंबर हो तब तक तो लायबिलिटी होती है। मान लीजिए आपने मेंबरशिप छोड़ दी, आपने अपने शेयर किसी और को बेच दिया, तो शेयर बेचने के बाद भी आपकी लायबिलिटी 1 साल तक कंटिन्यू रहती है। मतलब अगले 1 साल के अंदर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो आपसे भी पैसे वसूल कर सकता है। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर गारंटी कंपनी में कितना होगा, अप टू गारंटी अमाउंट। अभी गारंटी अमाउंट कंपनी अपने एमओए में बताती है कि गारंटी का अमाउंट क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, मेंबर ये बताना पड़ेगा लायबल टू पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। गारंटी का पैसा कब मंगाया जाता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है गारंटी का पैसा नहीं मंगाया जा सकता। और विद इन 1 ईयर, या गारंटी का पैसा 1 साल के अंदर भी मंगाया जा सकता है। सीज टू बी अ मेंबर, मेंबरशिप छोड़ने के बाद भी 1 साल तक। लायबल टू पे टू, मतलब डेट और लायबिलिटी जो भी कंपनी की है ना उसको पेमेंट करने में अगर पैसा कम पड़ा तो उस केस में गारंटी का पैसा मंगवाया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट है कैपिटल क्लॉज। 5वां क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या बताना पड़ता है, देखिए आपको यह बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हो रही है। इसी को अपन बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। मतलब कुल मिला के कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज है उसमें कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दी जाती है और इसका पूरा ब्रेकअप रहता है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर क्या है। मतलब मान लीजिए अगर कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल वो 10 करोड़ की है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी क्या लिखती है, हम 1 करोड़ शेयर इशू करेंगे, एक शेयर 10 रुपए का होगा। इस तरीके से टोटल अमाउंट हो गया 10 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन और डिक्लेरेशन क्लॉज। ये जो एसोसिएशन डिक्लेरेशन क्लॉज में क्या होता है, इसमें जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं आरओसी को कि हम कंपनी बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, उन्हीं के दम पे आरओसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है। ये जो जितने भी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, प्राइवेट में कम से कम 2 और ओपीसी में 1। ये जो सब्सक्राइबर हैं ये सब इस क्लॉज में साइन करते हैं और इनके इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस भी रहता है। फिर ये जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको कम से कम 1 शेयर परचेस करना पड़ेगा। और ये जो सब्सक्राइबर्स अपने नाम वगैरह लिखते हैं ना, तो नाम के साथ में उनके सामने लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, वो कितने शेयर परचेस करने के लिए तैयार है। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मतलब कुछ नहीं है सर, इसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम कंपनी बनाने के लिए तैयार हैं और ये सारे सब्सक्राइबर साइन करते हैं, उनके सामने एक विटनेस भी रहता है। फिर इनको कम से कम 1 शेयर खरीदना पड़ेगा और वो जो भी अपना नाम है उनके सामने लिखते हैं कि वो कितना शेयर परचेस करने के लिए तैयार है। और 7वां क्लॉज है सक्सेशन क्लॉज। ये एप्लीकेबल केवल किस में होगा, ओपीसी में। इस क्लॉज में अदर पर्सन का नाम लिखा जाता है जिसको बोलते हैं नॉमिनी। और ये जो नॉमिनी है ना वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। कब मेंबर बनता है, जब कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाए या कॉन्टेक्ट करने के लिए इनकेपेबल हो जाए। सेक्शन 6 तो आर्टिकल के टॉपिक में हो चुका है। आइए अब आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है चेंज। मतलब एमओए के जितने भी क्लॉज हमने पढ़ा उन सब क्लॉज को हम चेंज कर सकते हैं। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज को चेंज करना। अगर कंपनी अपने नाम को बदलना चाहती है तो बदल सकती है। 2 सेक्शन एप्लीकेबल होगा, या तो 13 या फिर 16। 13 क्या सर, वॉलंटरी चेंज, और 16 क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। सबसे पहले 13 की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी अपनी मर्जी से नाम को बदलना चाहती है तो यहां पे 13 के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पे लॉ क्या क्या लिखा देखो,
सबसे पहले कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर केवल आपके नाम के साथ में प्राइवेट वर्ड प्लस या माइनस हो रहा है तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, केवल एसआर से काम चल जाएगा। अच्छा, ये कब होगा? ये तभी होगा जब अगर प्राइवेट कंपनी अपना कन्वर्शन करके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या पब्लिक कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करके प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो या तो प्राइवेट वर्ड प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जो एसआर पास किया उसको और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लिया जहां पे भी जरूरत है तो इसको आप आरओसी के पास फाइल करेंगे। जब आप आरओसी को फाइल किया तो आरओसी क्या करेगा, जो आपका नया नाम है उसको एंटर करेगा और आपको सीवाई इशू करेगा। आरओसी जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा उसी दिन से आपका नया नाम चेंज होगा और उसको इफेक्टिव माना जाएगा। मतलब सिंपल सी 4 बातें हैं सर। एसआर पास करो, सीजी की अप्रूवल लो, प्राइवेट वर्ड प्लस माइनस करना तो सीजी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, फिर एसआर और सीजी आप आरओसी को फाइल करो, आरओसी नए नाम को एंटर करेगा और सीवाई इशू करेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में चेंज अलाउड नहीं है। अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट करके रखे हैं, अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट करके रखे हैं तो चेंज ऑफ नेम इज नॉट अलाउड और इसका कोड वर्ड था फाड़ दी। क्या था? अगर कंपनी ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, फिर डी का मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग, फिर डी का मतलब क्या हो गया, अगर कंपनी के डिपॉजिट या डिवेंचर मैच्योर हो चुके हैं, ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन कंपनी ने रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, और आई का मतलब है इंटरेस्ट। तो अगर कंपनी ने इनमें किसी का भी डिफॉल्ट करके रखा है तो कंपनी नाम बदल ही नहीं सकती। हां, अगर कंपनी नाम बदलना चाहती तो पहले कंपनी को इन डिफॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट ठीक हो गए तो उसके बाद आप अपने नाम को बदल सकते हैं। तो फाड़दी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए फॉर एनुअल रिटर्न, डी फॉर डॉक्यूमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग, डी फॉर डिपॉजिट और डिबेंचर्स का, और आई फॉर इंटरेस्ट। इसका डिफॉल्ट ठीक करने के बाद आप नाम को बदल सकते हैं। इसके बाद 16 में आते हैं, यह है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। नाम से समझ आ रहा है, नाम को रेक्टिफाई करना मतलब गलती से नाम मिल गया उस नाम को रेक्टिफाई करवाया जा सकता है। गलती से नाम मिल गया मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी को जो नाम मिला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो जो कंपनी को नाम मिला है ये किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के आइडेंटिकल या टू नियर सिंबल है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने नाम को बदलो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो कंपनी को 3 महीने के अंदर ओआर पास करके अपने नाम को बदलना पड़ेगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी को नाम दिया गया ये किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के आइडेंटिकल या टू नियर सिंबल है। मतलब ये दोनों में फर्क क्या हो गया सर, यहां पे कंपनी किसी दूसरे कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, यहां किसी दूसरे कंपनी के नाम से नहीं, किसी के भी कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे आइडेंटिकल या टू नियर सिंबल आपको नाम मिल चुका है। तो उस केस में वो जो ट्रेडमार्क का जो प्रोप्राइटर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगा, अप्लाई करेगा। कब तक कंप्लेन करेगा सर? 3 साल के अंदर। 3 साल कब से? जिस दिन इस कंपनी को नाम मिला है। मतलब कंपनी को जिस दिन नाम मिला है, आरओसी ने गलती से नाम दे दिया और वो जो नाम है ना वो किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हो गया, तो उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो 3 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा, कंप्लेन करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है हाँ भाई ये जो कंपनी का नाम गलती से दे दिया गया ये तो मिलता जुलता हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को कि आप अपने नाम को बदलो। अगर डायरेक्शन आया तो यहां पे भी ओआर पास करना पड़ेगा कंपनी को, 3 महीने के अंदर ओआर पास करके आपको अपने नाम को बदलना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, आपने नाम बदल लिया तो नाम जिस दिन आपने बदला उसके 15 डेज के अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने नाम बदल लिया। और आरओसी जो है ना, आरओसी आपके नाम को एमओए और सीआई में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां पे 15 डेज का टाइम अलग से दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज। यहां पे 2 सेक्शन है सर, एक है 12 और एक है 13। नाम चेंज करने में 2 सेक्शन थे, 13 और 16, और आरओ में चेंज करने के 2 सेक्शन है, 12 और 13। अब यहां पे ये जो 12 है ये क्या होता है, अगर विद इन स्टेट अगर आप अपने आरओ को शिफ्ट करें तो 12 लगता है, और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो उस केस में आपको सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होगा। आइए पहले शुरू के 3 केस देते हैं सेक्शन नंबर 12 का। पहला पॉइंट है, अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रही है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज, मतलब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं अगर आप विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज, तो यहां पर बड़ा सिंपल सा लॉ है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो
और आपका जो नया एड्रेस है वो आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, और आरओसी के पास जो नया एड्रेस का फॉर्म जाता है वो होता है INC 22। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक सिटी से दूसरे सिटी में लेकर जा रही है पर स्टेट आपका वही है, तो यहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन की जगह आपको SR पास करना पड़ेगा, और जो नया एड्रेस है वो आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर INC 22 में। तीसरा पॉइंट है, अगर कंपनी एक स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई लेकिन उसकी वजह से कंपनी का आरओसी बदल रहा है। इंडिया में 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु। महाराष्ट्र में दो कहां पर है, एक है मुंबई और दूसरा है पुणे। तमिलनाडु में 2 कहां पर है, एक है चेन्नई और दूसरा है कोयम्बटूर। तो अगर आप एक स्टेट में ये 2 ही जगह ये लॉ एप्लीकेबल होगा जहां पे एक आरओसी से दूसरे आरओसी में अगर आप शिफ्ट करें, जुरिस्डिक्शन आरओसी का बदल रहा है, तो उस केस में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोड वर्ड है RD प्लस 30 डेज प्लस 60 डेज प्लस 30 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा INC 23 में। फिर जो रीजनल डायरेक्टर है वो कंपनी को कम्युनिकेट करेगा 30 दिन के अंदर, कंफर्म करेगा कि हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं। फिर अगर RD का कंफर्मेशन आ गया तो RD के कंफर्मेशन को आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर। फिर जो आरओसी है, जब आरओसी को आपने इंटीमेट किया तो जो आरओसी है वो 30 डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, और ये जो सर्टिफिकेट आरओसी ने इशू किया ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये 12 खत्म हो गया, अब 13 के ऊपर बात करते हैं। 13 का लॉ एप्लीकेबल कब होगा, अगर कंपनी का आरओसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो SR पास करो, इसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, जब मोहल्ला बदलता है तो बोर्ड रिजोल्यूशन, जब शहर बदलता है तो SR, जब आरओसी बदलता है एक स्टेट के अंदर तो वहां पे RD। अब अगर आपका स्टेट बदल गया तो और बड़ी रिक्वायरमेंट, यहां पे आपको किससे पूछना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब SR पास करने के बाद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ना आपको 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखता है कि कंपनी के क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या जो अदर पर्सन इंटरेस्टेड है उनकी कंसेंट ली गई है कि नहीं ली गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन का टाइम क्यों दिया गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 60 दिन के अंदर ये देख पाए कि क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है इन सब की कंसेंट ले ली गई है, या जो भी डेट और लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है या सिक्योर्ड कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के कंपनी के क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर जो अदर इंटरेस्टेड पर्सन है उनकी या तो कंसेंट ले ली गई है, या उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, या फिर इनको सिक्योर्ड कर दिया गया है। तो ये सब अगर हो गया तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल अगर मिल गई तो उस केस में आपको क्या करना है, अब आपको जो दोनों स्टेट है, मतलब एक पुराना स्टेट जहां से आपका आरओ था और नए स्टेट जहां पे आप शिफ्ट करने वाले, दोनों आरओसी को आपको SR की कॉपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की कॉपी फाइल करना पड़ेगा। फिर जो आपका नया आरओसी है, जो आपका नया आरओसी है वो आपको नया COI इशू करेगा। तो अगेन, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चाहते हैं, SR पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर आपको अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के पहले क्रेडिटर वगैरह के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि या तो उनकी कंसेंट ले ली गई है, या डिस्चार्ज कर दिया गया है, सिक्योर्ड कर दिया गया। उसके बाद अगर ये सब हो गया तो आपको दोनों आरओसी के पास आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा SRCG, और जो नया आरओसी है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेश COI इशू करेगा। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 13, ये है ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज। सेक्शन नंबर 13, ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर भी आपको SR पास करना पड़ेगा, लेकिन ये SR पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए आपको SR पास करना पड़ता है पोस्टल बैलेट के द्वारा। फिर ये सेकंड नंबर पॉइंट एकदम डिफरेंट है। ये क्या बोलता है, अगर कंपनी ने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया है प्रोस्पेक्टस इशू करके, और कंपनी के पास अनयूटिलाइज अमाउंट रह गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करके 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और आपने पब्लिक को बोला कि ये जो पैसे हम इसका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से काम करेंगे, पर मान लीजिए 60 करोड़ में ये काम चल गया और कंपनी के पास 40 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और कंपनी क्या चाहती है, ये जो 40 करोड़ पड़ा है इससे हम एक नया ऑब्जेक्ट चालू कर दें। तो नए ऑब्जेक्ट को अगर आप चालू करना चाहते हैं तो आपको 2 लॉ में प्रोसेस दिया वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या लिखा देखो आप, सबसे पहले आपको पब्लिकेशन देना पड़ेगा, मतलब आपको SR तो यहां पर भी पास करना पड़ेगा। तो SR पास करने के लिए जो भी आप SR पास करें ना, उसकी जो नोटिस आपने दिया है तो वो आपको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना पड़ेगा, इंग्लिश और न्यूज़ और वर्नाकुलर या लोकल। इसमें आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम नए ऑब्जेक्ट को क्यों हम चाहते हैं कि
किया जाए। लेकिन जो ऐसे लोग जो एसआर में शामिल नहीं हो रहे, जो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है, उनको एग्जिट ऑफर दिया जाएगा, मतलब उनके शेयर को परचेस कर लिया जाएगा ताकि इनको कोई नुकसान नहीं हो। और ये इनको एग्जिट ऑफर कौन देगा? कंपनी के प्रमोटर या शेयरहोल्डर हैविंग कंट्रोल एज पर सेबी रेगुलेशन। मतलब कुल मिला के जो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है उनके शेयर को परचेस कर लिया जाएगा। और ये परचेस कौन करेगा? कंपनी के प्रमोटर या फिर ऐसे शेयरहोल्डर जिनका कंट्रोल है एज पर सेबी रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जो एसआर पास किया उसकी कॉपी को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। फिर आरओसी जो है वो आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया और उसको रजिस्टर करेगा और 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू करेगा। और जिस दिन आरओसी ने सर्टिफिकेट दिया उस दिन से आपका जो चेंज है वो इफेक्टिव होगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक में केवल ये बोल दिया कि कंपनी अपना ऑब्जेक्ट को बदलना चाहती है, तो वहां पर ध्यान क्या रखना है आपको? पॉइंट नंबर ए लिखना है, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई। मतलब एसआर पास करो, आरओसी को फाइल करो, आरओसी रजिस्टर करेगा और उस समय इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साफ साफ बोलता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करके 100 करोड़ इकट्ठा किया, उसमें से 40 करोड़ यूटिलाइज है और कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को बदलना चाहती है, तो यहां पर आपको क्लॉज नंबर ये पूरा का पूरा पांचों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पांचों पॉइंट उस केस में पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। ये कब होगा? अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर 2 या 7 से कम हो गए, मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो गए, मतलब प्राइवेट में 2 से कम और पब्लिक में 7 से कम हो गए। इसके बावजूद भी ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ये जो कंपनी है, ये 6 महीने से ज्यादा अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है, तो उस केस में लॉ बोलता है कि वो सारे मेंबर जिनको इस बात का नॉलेज है, कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, एवरी मेंबर इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, उन सब के ऊपर मतलब 6 महीने के बाद जो भी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो डेट इनकर किया है, उन सब के लिए मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। एक बार वापस से, अगर कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2 या 7 से कम हो गए और कंपनी ने अपने बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू कर लिया, तो 6 महीने के बाद जो आप लोन लेंगे, जो डेट इनकर करेंगे, उन डेट को रीपे करने के लिए कंपनी का हर मेंबर पर्सनली लायबल होगा। लेकिन वही मेंबर पर्सनली लायबल होगा जिनको इस बात का नॉलेज है, हु इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी क्लॉज का चेंज, सेक्शन नंबर 13। यहां पे 3 बातें हैं सर। एक तो एसआर पास करो, एसआर को आरओसी को फाइल करो, और जब तक आप आरओसी को फाइल नहीं करेंगे तब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये मैंने अल्टेशन को एक बार वापस एक स्मॉल चार्ट के थ्रू आपको यहां पे बताया। देखो एक बार फटाफट देख लो। अगर कंपनी के नाम को बदलना चाहते हैं तो 2 तरीके से बदल सकते हैं, वॉलंटरी और रेक्टिफिकेशन। वॉलंटरी में 13 है, रेक्टिफिकेशन में 16 है। वॉलंटरी में एसआर प्लस सीजी, प्राइवेट कंपनी प्लस माइनस करना तो सीजी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आरओसी इसको रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट इशू करेगा। और फाड़ दी मतलब चेंज इज नॉट अलाउड, अगर फाड़ दी। आगे बढ़िए, रेक्टिफिकेशन 2 केस में हो सकता है। अगर कंपनी का जो नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के आइडेंटिकल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है, तो 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। अगर कंपनी का नाम कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के आइडेंटिकल या टू नील सिंबल है तो वो जो प्रोप्राइटर है वो 3 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगा कि नाम बदलो, तो कंपनी को 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। फिर हमने बात किया था, अगला पॉइंट था आरओ के बारे में। आरओ के बारे में कि अगर सेम सिटी टाउन विलेज में चेंज हो रहा है तो बीआर पास करो, एक सिटी से दूसरे सिटी में तो एसआर पास करो, एक आरओसी से दूसरे आरओसी में तो सबसे पहले आरडी से पूछो, आरडी 30 दिन में जवाब देगा, 60 दिन में उसको आरओसी को फाइल करो, आरओसी 30 दिन में सर्टिफिकेट देगा, वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा। और हमेशा एक कॉमन बात यह कि जो भी आपका नया रजिस्टर्ड ऑफिस होगा का जो एड्रेस है वो आपको 30 दिन के अंदर INC 22 आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपका स्टेट बदल रहा है तो उस केस में आपको एसआर पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 60 दिन के अंदर कंफर्मेशन देगा, और जब कंफर्मेशन मिल गया तो दोनों स्टेट में जो दोनों स्टेट है वहां पे आपको एसआर और सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉपी आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर जो नया आरओसी है वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, और जब सर्टिफिकेट इशू हुआ उस समय से आपका जो ये जो कंफर्मेशन है, ये जो चेंज है वो इफेक्टिव होगा। थैंक यू।